तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको हम जो है कई बार बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं या फिर इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम देखें कि एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, द एंटिटी कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज फॉर अकाउंटिंग पर्पस। तो क्या बोला हुआ है यहाँ पर, बोला जा रहा है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट ये अज्यूम करता है, एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर हम अज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस अलग है और बिजनेस के ओनर अलग हैं, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज है। अब इसका क्या मतलब है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमारा ये बिजनेस का ओनर है, लेट सपोज इसका नाम है मोहन। तो ये बिजनेस का ओनर है और इसने जो है अपना एक मॉल का बिजनेस शुरू करा है। तो ये हो गया है हमारा बिजनेस और ये हो गया हमारा बिजनेस का ओनर। एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें बोल रहा है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर ये ओनर यानी जो ये मोहन है, ये अगर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, लेट सपोज मोहन ने जो है बिजनेस को 5 लाख रुपए दिए, मोहन ने मॉल को 5 लाख रुपए दिए, क्यों दिए, ताकि मॉल जो है बिजनेस कर सके। तो यहाँ पर हमें मॉल को एक सेपरेट पर्सन मानना है और ओनर को एक सेपरेट पर्सन मानना है। यहाँ पर हमारा जो ये मॉल है यानी जो हमारा ये बिजनेस है, ये बोल रहा है कि मुझे ये 5 लाख रुपए मेरे ओनर से मिले, लेकिन ये पैसा मुझे मिला है बिजनेस करने के लिए और ये पैसा मेरे सर पे लाइबिलिटी है। कौन कह रहा है ये बात, ये बात कह रहा है बिजनेस। बिजनेस कह रहा है कि ये पैसा भले ही मुझे मेरे ओनर से मिला है, लेकिन ये पैसा मेरे सर पे लाइबिलिटी है, मुझे इस पैसे से बिजनेस करना है और प्रॉफिट कमाकर अपने ओनर को प्रॉफिट भी देना है। और साथ के साथ जब भी ये बिजनेस बंद होगा, जब भी ये मॉल का बिजनेस बंद करा जाएगा, तब जो है ये बिजनेस अपने ओनर को इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी वापस करेगा। यानी स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टमेंट ओनर ने इस बिजनेस के अंदर करी थी, यहाँ पर मोहन ने इस बिजनेस को 5 लाख रुपए दिए थे, तो वो 5 लाख रुपए जो है ये मॉल, ये बिजनेस ओनर को वापस करेगा। कब वापस करेगा, जब ओनर इस बिजनेस को बंद करेगा। बीच में हमारी ये लाइन बनी हुई है, ये है हमारी एंटिटी कॉन्सेप्ट की लाइन, जो ओनर को अलग करती है और बिजनेस को अलग करती है और बोलती है कि ये दोनों अलग अलग दो सेपरेट एंटिटी है, यानी दो अलग अलग पर्सन है। अब जरा हम अपने इसी एग्जांपल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। हमारा ये एग्जांपल देखो, एक बात तो आपको पता होगी कि हमारा जो एसेट होता है वो इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ये बात तो मैंने आपको अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बताई थी। अब अगर जिसने अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिल जाएगी जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 की वीडियो है, आप जाकर उसको देख सकते हो। वहां पर मैंने आपको ये सारी बातें बता रखी है कि हमारा एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। अगर किसी को एसेट लाइबिलिटी कैपिटल का मतलब नहीं पता, तो उसके लिए भी मैंने आपको अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स वाला चैप्टर करवा रखा है, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये हम सबको पता है कि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, और ये जो पैसा मोहन बिजनेस को देगा, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। और कौन सी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है। ये बात भी आपको पता है। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कैपिटल। ओनर जब भी बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उस पैसे को लेकर बिजनेस जो है एक सेपरेट अकाउंट खोल लेता है, जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है बिजनेस के अंदर ओनर का अकाउंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, इसी को बोलते हैं हम इंटरनल लाइबिलिटी, यानी ये बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी है। और वहीं अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ लाइबिलिटी लिखा है तो इसका मतलब है कि ये बिजनेस की एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, यानी ये वो पैसा है जो बाहर वालों को देना है। जबकि कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस ने ओनर को वापस करना है। तो ये बात भी आपको मैंने पहले बता रखी है। और एक और बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमारी पहली ट्रांजेक्शन क्या है कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा, मॉल का बिजनेस शुरू करा और बिजनेस को 5 लाख रुपए दिए। मोहन कमेंस बिजनेस विद ₹5 लाख। सबसे पहले अगर मैं बिजनेस की बात करूं, तो मॉल के पास सबसे पहले तो 5 लाख रुपए कैश आ गया, कैश हमारा असेट होता है। तो यहाँ पर मॉल के अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाएंगे, मॉल के पास 5 लाख रुपए आ गए। लेकिन साथ के साथ मॉल के सर पे एक लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई, बिजनेस के सर पे एक लाइबिलिटी आ गई कि बिजनेस ने जो है इस पैसे को वापस भी करना है। आज वापस नहीं करना, लेकिन फ्यूचर में तो कभी ना कभी वापस करना ही है। तो 5 लाख की असेट भले ही, 5 लाख का कैश भले ही बिजनेस के पास आ गया, लेकिन साथ के साथ बिजनेस की 5 लाख की लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई। और ये लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है, यानी ये पैसा बिजनेस को ओनर से मिला है। तो इसके लिए बिजनेस जो है इस पैसे को कैपिटल अकाउंट में डाल देगा। बिजनेस के अंदर कैपिटल अकाउंट तो ओनर का अकाउंट होता है, तो यहाँ पर ओनर के अकाउंट में पैसे जमा होते जाएंगे और बिजनेस को भी पता रहेगा कि मुझे ओनर को कितना पैसा वापस करना है। तो 5 लाख का कैश आ गया और साथ के साथ 5 लाख की कैपिटल भी आ गई। इसको आप टैली कर लो, ये भी आपको पता होना चाहिए, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है हमेशा। यहाँ पर 5 लाख आ गया, लाइबिलिटी तो अभी 0 है, प्लस 5 लाख, तो ये 5 लाख इक्वल टू 5 लाख हो गया। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर किसी को यहाँ तक भी डाउट है, तो उसका मतलब है कि उसका अकाउंटिंग का बेसिक क्लियर नहीं है।
तो उसके लिए आपको नीचे अकाउंटिंग की एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसको जाके आप देख सकते हो। वहां पर मैंने आपको अकाउंटिंग के सारा बेसिक्स करवा रखा है, तो आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आ गया। अगली ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज अ टाइपराइटर फॉर ₹5,000। तो यहाँ पर बिजनेस के पास 5 लाख रुपए थे। अब इस 5 लाख रुपए से मॉल को जो है काम करना है, बिजनेस करना है। तो अब मॉल ने क्या करा, मॉल ने जो है इस 5 लाख में से 5,000 का टाइपराइटर खरीद लिया। अब ये टाइपराइटर जो है मॉल के लिए एसेट है, तो यहाँ पर मॉल के पास 5,000 का टाइपराइटर आ गया। टाइपराइटर कहाँ जाएगा, हमारे असेट में। 5,000 का टाइपराइटर आ गया मॉल के पास, तो प्लस 5,000 हो गया। लेकिन साथ के साथ इस टाइपराइटर के लिए पैसा भी पे करा होगा, तो 5,000 रुपए का टाइपराइटर आया, वहीं दूसरी तरफ 5,000 का कैश चला गया। तो कैश भी हमारा सेट होता है। तो एक तरफ टाइपराइटर को हम प्लस करेंगे, दूसरी तरफ कैश को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर प्लस 5,000 हो गया और माइनस 5,000 हो गया। अब अगर मैं बात करूँ इसका कोई और इफेक्ट आया, लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। कैपिटल में कुछ इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। तो बस आप इसको बंद कर दोगे। यहाँ पर जो है 5 लाख में 5,000 का असेट और ऐड हुआ, लेकिन 5,000 का असेट कम भी हो गया। तो फाइनली दोबारा से 5 लाख आ गया। बाकी ये लाइबिलिटी तो जीरो का जीरो ही है, और यहाँ पर भी 5 लाख ही आ जाएगा। तो अभी भी हमारा असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है, सही चल रहा है। आगे देखो तीसरी ट्रांजेक्शन क्या है, बॉट फर्नीचर फ्रॉम सुमित ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। तो यहाँ पर जो है बिजनेस ने फर्नीचर परचेस करा, और वो भी उधार में। कितने का फर्नीचर परचेस करा, 10,000 का। तो मॉल के पास फर्नीचर आ गया, बिजनेस के पास फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर हमारा असेट है। तो 10,000 का फर्नीचर आ गया, इसलिए हम यहाँ पर प्लस 10,000 कर देंगे। अब मुझे ये बताओ, क्या इस फर्नीचर के बदले पैसा दिया गया, नहीं दिया गया। फर्नीचर उधार में खरीदा गया है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस के सर पे 10,000 की लाइबिलिटी आ जाएगी। और ये पैसा किसको देना है, सुमित को देना है। सुमित कौन है, सुमित है आउटसाइडर। तो आउटसाइडर वाली लाइबिलिटी को हम यहाँ पर लाइबिलिटी वाले कॉलम में डालते हैं। यहाँ पर लाइबिलिटी में हम 10,000 लिख देंगे। तो बस अब हम इसको क्लोज कर देंगे। हमारी एसेट 10,000 से बढ़ गई, 5,10,000 हो गया। साथ के साथ हमारे सर पे इस बार 10,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई, और बाकी कैपिटल तो हमारी 5 लाख की है। फोर्थ है हमारा सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर कैश ₹40,000, कॉस्टिंग ₹30,000। तो यहाँ पर बिजनेस ने क्या करा है, बिजनेस ने रमेश को गुड्स बेचे। कितने में बेचे, 40,000 में बेचे। और गुड्स की कॉस्टिंग कितने की थी, मॉल के लिए गुड्स की कॉस्टिंग कितने में थी, 30,000 में। तो मॉल ने 30,000 के गुड्स को 40,000 में बेचा। तो यहाँ पर मॉल को 10,000 का फायदा हो गया। मॉल के पास 40,000 रुपए आ गए, 40,000 कैश आ गया। तो कैश हमारा असेट होता है, तो यहाँ पर 40,000 से हमारा असेट बढ़ जाएगा। तो हमने प्लस 40,000 कर दिया। लेकिन साथ के साथ हमारे पास से 30,000 के गुड्स भी चले गए। गुड्स की कॉस्टिंग तो 30,000 थी, तो 30,000 के गुड्स चले गए हमारे पास से। गुड्स भी हमारा असेट होता है, तो यहाँ पर माइनस 30,000 कर देंगे। तब ये जो डिफरेंस आया 10,000 का, ये क्या है, ये है प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसको वापस करना होता है, प्रॉफिट वापस करना होता है ओनर को। मॉल जो है ओनर के पैसों से बिजनेस कर रहा है, तो जो भी प्रॉफिट बिजनेस के अंदर होगा वो प्रॉफिट ओनर को वापस करना पड़ेगा। तो बिजनेस के अंदर ओनर का अकाउंट कौन सा होता है, बिजनेस के अंदर ओनर का अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर 10,000 रुपए हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो अब बिजनेस कहेगा कि मुझे ओनर को 5 लाख तो वापस करना ही है, और साथ के साथ 10,000 रुपए भी वापस करना है। तो टोटल जो है अब बिजनेस ओनर को 5,10,000 रुपए वापस करेगा। तो हमारे पास 5,20,000 की एसेट बच गई, और साथ के साथ यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। ये सब मैं इतना डिटेल में उसको समझा रहा हूँ जिसने बेसिक वाली वीडियोस को नहीं देखा है। बाकी जिसको ये अकाउंटिंग इक्वेशन आती है ना, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़े, लास्ट देखो, लास्ट ट्रांजेक्शन है, गुड्स आर विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹20,000। तो यहाँ पर जो है ओनर ने बिजनेस के अंदर से गुड्स विड्रॉ करे। ओनर ने बिजनेस के अंदर से गुड्स निकाले, लेकिन किस काम के लिए निकाले, पर्सनल यूज के लिए निकाले। अभी मैंने आपको बताया था कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस भी उस पैसे को अपनी लाइबिलिटी मानकर, अपना उधार मानकर, और ये सोचकर बिजनेस कर रहा है कि कभी ना कभी तो मुझे ये पैसा ओनर को वापस करना है। तो यहाँ पर जब बिजनेस पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, तो ओनर भी बेईमानी नहीं कर सकता। ओनर जो है बिजनेस के अंदर से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता, या फिर कोई भी गुड्स विड्रॉ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओनर यानी जो हमारा मोहन है, उसने बिजनेस के अंदर से 20,000 के गुड्स निकाले और अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करे। तो 20,000 के गुड्स तो बिजनेस से कम हो जाएंगे। गुड्स हमारा एसेट होता है, 20,000 के गुड्स बिजनेस के अंदर से कम हो गए। लेकिन क्या इस 20,000 के गुड्स का पैसा बिजनेस अपनी जेब से देगा, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो यहाँ पर 20,000 के गुड्स तो कम हो गए, लेकिन 20,000 का कैश कम नहीं होगा। ये 20,000 रुपए जो है ओनर के अकाउंट से कटेंगे। यहाँ पर जो ये कैपिटल अकाउंट है, यहाँ से 20,000 लेस होंगे। इसको 20,000 कर लेना, यहाँ पर आएगा -20,000। और फिर बिजनेस कहेगा कि मैंने जो है अब ओनर को 20,000 कम करके सिर्फ 4,90,000 रुपए ही वापस करने हैं, क्योंकि 20,000 रुपए के गुड्स तो मेरे पास से ले गया। तो यहाँ पर 4,90,000 रुपए आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और साथ के साथ बिजनेस के अंदर आप बच गए 5 लाख के एसेट, और बाकी ये 10,000 की लाइबिलिटी तो एज इट इज आ जाएगी। 5 लाख इक्वल टू 10,000 प्लस 4,90,000, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया। तो अब मैंने आपको ये क्यों समझाया, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि
ओनर अगर बिजनेस को कुछ पैसा दे रहा है तो बिजनेस उस पैसे को अलग से संभाल के रख रहा है, उसका अलग हिसाब रख रहा है कि मुझे ये पैसा कल को ओनर को वापस करना है। और साथ के साथ जो भी प्रॉफिट बिजनेस के अंदर हो रहा है वो प्रॉफिट भी ओनर के अकाउंट में जा रहा है। और अगर ओनर बिजनेस के अंदर से कुछ भी पैसा या कुछ भी गुड्स विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसका पैसा भी बिजनेस अपनी जेब से नहीं देगा बल्कि ओनर के अकाउंट से कटेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो यहाँ पर ओनर ने ही बिजनेस को पैसा दिया है लेकिन फिर भी बिजनेस जो है अपना अलग तरीके से काम कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम अपने एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, जो हमें कहता है कि आपको ये अज्यूम करना है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। इसी बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो और लिखा हुआ है एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी। बिजनेस की अपने आप में एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। अकाउंटेंट शुड ट्रीट अ बिजनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो ये है हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो क्लियर हो गया? तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर बात हो रही है मनी की। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। ये कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि आप जो है अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे जिन ट्रांजेक्शन को हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। यानी जो ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती वो ट्रांजेक्शन कभी भी अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी। तो समझ में आई है बात? अब जरा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तब जाके ज्यादा अच्छे से बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर हमारा ये एग्जांपल है, इसको देखो। सपोज यू रन अ बेकरी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? एग्जांपल बोल रहा है कि मान लो आप एक बेकरी चलाते हो, यानी आपका बेकरी का बिजनेस है। तो अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इसके ऊपर कैसे अप्लाई होगा जरा इसको भी देख लो। हमारे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ने बोला है कि आप जो है सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करोगे जिन ट्रांजेक्शन को हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, यानी जिनकी हम मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जरा देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड करा जाएगा। ध्यान रखना आपका बेकरी का बिजनेस है, तो बेकरी के बिजनेस के लिए आपको क्या क्या सामान खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर परचेस करना पड़ेगा, आपको फ्लावर परचेस करना पड़ेगा, शुगर परचेस करनी पड़ेगी और एग्स परचेस करने पड़ेंगे, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ी 1 लाख की। आपने 1 लाख का इंग्रेडिएंट्स परचेस करे सप्लायर से। तो यहाँ पर आप अपने इंग्रेडिएंट्स की कॉस्टिंग निकाल पा रहे हो, अपने इंग्रेडिएंट्स को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर पा रहे हो। 1 लाख रुपए आपकी मॉनेटरी टर्म्स है, तो ये ट्रांजेक्शन हमारी मनी की टर्म्स में मेजर करी जा सकती है, तो इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब अगर मैं आगे बात करूं, सेल्स ऑफ 1000 कपकेक्स फॉर ₹50 ईच। तो 1000 कपकेक सेल करे। एक कपकेक का सेल प्राइस कितने का था? 50 रुपए का। तो कितने बेचे? 1000 बेचे। तो टोटल कितने के कपकेक बेच दिए? 50,000 के। तो इसको भी आप मॉनेटरी टर्म्स में निकाल पा रहे हो। 1000 इंटू 50 करा तो हमारा 50,000 आ गया। तो इसको भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब अगर बात करूं मंथली रेंट पेमेंट फॉर बेकरी स्पेस, तो बेकरी का किराया भी दिया गया। कितने का किराया था? 7,000 का। ये भी मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करा जा सकता है, तो इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। आगे बात करें सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय। 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आपकी बेकरी में, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी है 1000 रुपए। तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5000। तो ये भी हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारी वो ट्रांजेक्शन थी जिनको आप मनी के टर्म्स में बता पा रहे थे कि आपका इतना खर्चा हुआ या फिर आपने इतनी की सेल करी। तो समझ में आ रही है बात? तो इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो अब ये तो क्लियर है कि मॉनेटरी टर्म्स क्या होती है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं करी जा सकती। तो ध्यान से देखो, वैसे मैंने आपको ये बातें अकाउंटिंग के बेसिक्स के अंदर बताई थी जब मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, तो वहां पर ये सारी बातों के ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो जिसने चैप्टर नंबर 1 देखा है उसको मालूम होगा, लेकिन जिसने नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पे समझ लो। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यानी जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। फर्स्ट है हमारा डिलीशियस टेस्ट ऑफ योर कपकेक्स। आपका कपकेक का टेस्ट बहुत अच्छा है, कपकेक बहुत टेस्टी है, लेकिन ये जो टेस्ट की बात करें ये है आपके कपकेक की क्वालिटी। और क्वालिटी को हम अकाउंटिंग के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि आपके कपकेक का टेस्ट 5000 रुपए का है, आपके कपकेक का टेस्ट 10,000 रुपए का है, ऐसा नहीं बोल सकते। कपकेक का टेस्ट जो है वो कपकेक की क्वालिटी को डिनोट कर रहा है, कपकेक की क्वालिटी को दिखा रहा है। एक बात आप समझ लो, जब आपके केक की क्वालिटी अच्छी होगी तभी आपके कप की सेल होगी। तो क्वालिटी भले ही बहुत मैटर करती है, लेकिन उसके बावजूद आप क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटी कोई मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करने वाली चीज नहीं है। वहीं अगर हम और बात करें एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस प्रोवाइडेड बाय योर एम्प्लॉइज। अब आपके एम्प्लॉइज कितने भी अच्छे हों, कितनी भी मेहनत से काम करें, कितनी भी एक्सेप्शनल सर्विस दें कस्टमर को, लेकिन उसके बावजूद उनकी मेहनत को हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते, उनके अच्छे बिहेवियर को हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते। ये तो हमारे एम्प्लॉइज की क्वालिटी है। आप इसको क्वालिटेटिव नेचर बोल सकते हो, लेकिन ये क्वांटिटेटिव नेचर नहीं है। इनकी कोई क्वांटिटी डिसाइड नहीं हो सकती कि हमारे एम्प्लॉइज का बिहेवियर इतने रुपए का अच्छा था, उतने रुपए का अच्छा था, ऐसे आप नहीं बोल सकते।
आप सैलरी के बेस पे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे एम्प्लॉयज को अगर अच्छी सैलरी मिल रही है तो उसका मतलब हमारे एम्प्लॉयज का बिहेवियर अच्छा होगा, तभी तो उनको ज्यादा सैलरी मिल रही है। तो इस हिसाब से आप सैलरी देखकर अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन आप कभी भी एम्प्लॉयज के बिहेवियर को, कस्टमर सर्विस को अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसी तरीके से एक्सपीरियंस एंड स्किल ऑफ योर हेड बेकर, आपके बेकरी का जो हेड बेकर है उसका जितना मर्जी ज्यादा एक्सपीरियंस हो, चाहे जितनी मर्जी ज्यादा अच्छी स्किल हो, लेकिन उसके स्किल्स को, उसके एक्सपीरियंस को आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मनी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती। वो क्वालिटेटिव नेचर की होती है, ना कि क्वांटिटेटिव नेचर की। अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ क्वांटिटी में बात करते हैं, कभी भी क्वालिटी की बात नहीं करते। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये तीनों बातें आपकी बेकरी को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद इनको मेजर नहीं करा जा सकता, इनको अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा जा सकता, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप जो है सिर्फ उन्हीं चीजों का अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर पाओगे जिन चीजों की आप मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हो। तो समझ में आ रही है बात? तो चलते हैं वापस ऊपर, देखते हैं क्या बोला गया था। एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। अब देखो इसी बात को नीचे पॉइंट्स के अंदर और डिटेल में बता रखा है। पहले पॉइंट है हमारा फोकस ऑन मॉनेटरी वैल्यू। अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन के ऊपर फोकस होगा जिन ट्रांजेक्शन की मॉनेटरी वैल्यू होगी। ओनली ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन अ स्पेसिफिक करेंसी आर रिकॉर्डेड। तो सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को मेजर और रिकॉर्ड करा जाएगा जिन ट्रांजेक्शन को हम किसी स्पेसिफिक करेंसी में मेजर कर सकते हो। स्पेसिफिक करेंसी का ज्यादातर मीनिंग होता है लोकल करेंसी। इंडिया के अंदर इंडिया की लोकल करेंसी कौन सी है? रुपीज। तो इंडिया में हम ट्रांजेक्शन्स को रुपीज में रिकॉर्ड करेंगे। वहीं अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस के अंदर डॉलर में रिकॉर्ड करा जाएगा। तो जिस भी कंट्री की जो भी स्पेसिफिक करेंसी है उसी में हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कॉमन डिनोमिनेटर। तो ये क्या बोल रहा है? इट स्टैब्लिश्ड मनी एज द कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज विद इन अ कंपनी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको जो है मनी को एक कॉमन यूनिट में मेजर करना है, यानी जो आप मेजरिंग यूनिट अपना इस्तेमाल करोगे वो आपका एक कॉमन यूनिट होना चाहिए। इंडिया के अंदर कॉमन यूनिट क्या होगा? रुपीज। हम जो है अपनी सभी ट्रांजेक्शन्स को एक ही कॉमन यूनिट के अंदर मेजर करेंगे, वो होगा हमारा रुपीज। सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारी रुपीज में मेजर होंगी, तो हमारे लिए कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? रुपीज। उसी तरीके से हर कंट्री का अपना लोकल करेंसी उसका कॉमन डिनोमिनेटर होता है। अब इससे फायदा क्या होगा? दिस अलाउ फॉर इजी कंपैरिजन। अब हर चीज रुपीज में होगी तो उससे हम आसानी से कंपैरिजन भी कर पाएंगे, एनालिसिस भी कर पाएंगे ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन। तो समझ में आ गया? अब थर्ड पॉइंट है हमारा क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव। तो ये मैंने आपको अभी बताया कि अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर कभी भी ट्रांजेक्शन्स की क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं करी जा सकती। अकाउंटिंग डील करता है सिर्फ नंबर से और एक्सक्लूड करता है सब्जेक्टिव फैक्टर्स को। सब्जेक्टिव फैक्टर्स का मतलब एम्प्लॉयज का मोरल हो गया, ब्रांड की रेपुटेशन हो गई, इन सबको आप मेजर नहीं कर सकते, ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स है। हम यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी को रिकॉर्ड करेंगे, कभी भी क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं करा जा सकता। तो समझ में आ गया? तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को लेकर। तो क्या करेंगे ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब ये करने की वजह से हमारे अकाउंटिंग के अंदर एक लिमिटेशन क्रिएट हो जाती है। यानी अकाउंटिंग जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को तो फॉलो करता है, लेकिन उसकी वजह से एक लिमिटेशन आ जाती है जो कि है हमारी इग्नोरिंग परचेसिंग पावर। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है परचेसिंग पावर को इग्नोर कर देता है। अब ये परचेसिंग पावर का क्या मतलब है? द कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल। यहाँ पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको ये अज्यूम करके चलना है कि आपका जो मनी है वो हमेशा स्टेबल रहेगा। अब देखो एक बात हम सबको पता है कि 10 साल पहले की 100 रुपए की जो पावर थी वो आज के 100 रुपए के अंदर नहीं है। 10 साल पहले आप 100 रुपए से बहुत कुछ खरीद सकते थे, लेकिन आज जो है उस 100 रुपए के अंदर 10 साल पहले वाली पावर नहीं रही। आज जो है आप 100 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं खरीद पाओगे। अब ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है, इसके पीछे का रीजन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमारी परचेजिंग पावर को कम कर देता है, परचेजिंग पावर को कमजोर कर देता है। इन्फ्लेशन वीकन परचेजिंग पावर ओवर टाइम। समय के साथ साथ हमारी मनी की परचेजिंग पावर कम होती जाती है। आज आप 1000 रुपए से जो सामान खरीद सकते हो, आज से 10 साल बाद उसी 1000 रुपए से उतना सामान नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि आज 1000 रुपए की जो परचेजिंग पावर है 10 साल बाद 1000 रुपए की वो परचेजिंग पावर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन हमारी परचेजिंग पावर को कम कर देता है, लेकिन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि आपको जो है अपनी मनी की वैल्यू को, मनी की पावर को हमेशा स्टेबल मान के चलना है। यानी यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करा जा रहा है। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। तो लेट्स सपोज बिजनेस ने जो है एक बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग थी 50 लाख की। बिजनेस ने 50 लाख की एक बिल्डिंग खरीदी, तो आज उस बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख है। तो हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो है उस बिल्डिंग की वैल्यू को अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर दोगे कि आपने 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी। अब क्या होगा? समय के साथ साथ इन्फ्लेशन की वजह से उस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आज उस बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख है, लेकिन आज से 5-10 साल बाद उस बिल्डिंग की वैल्यू हो सकता है 80 लाख हो जाए या 1 करोड़ हो जाए।
तो इन्फ्लेशन तो होता जाएगा। लेकिन हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कह रहा है कि आज से 10 साल बाद भी आपके अकाउंट्स के अंदर उस बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख की लिखी होगी, क्योंकि आपने ये मान के चला कि आपकी मनी की पावर स्टेबल है, यानी आपका मनी जो है हमेशा स्टेबल रहेगा। तो आज आपने बिल्डिंग परचेस करते समय जो वैल्यू उस बिल्डिंग की लिख दी अपने बुक्स के अंदर, 10 साल बाद भी आपके बुक्स के अंदर उस बिल्डिंग की वैल्यू उतनी ही रहेगी, भले ही एक्चुअल में मार्केट प्राइस जितना मर्जी बढ़ गया हो। लेकिन जब तक आप उस बिल्डिंग को बेचोगे नहीं, तब तक जो है आप उस बिल्डिंग की वैल्यू बुक्स के अंदर उतनी ही रखोगे जितनी वैल्यू आपकी परचेस करते टाइम पर थी। तो ये तो गलत बात है। इससे जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही, हमारे अकाउंट्स के अंदर ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं आ रही। तो इसीलिए तो इसको लिमिटेशन बोला गया है कि ये आपकी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन है, कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है, मनी की परचेजिंग पावर को इग्नोर करता है। अब यहाँ पर ये अपनी असेट को, अपनी बिल्डिंग को कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करने का रीजन सिर्फ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अभी हम पढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा 10th पॉइंट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ने भी यही बात बोली है कि आपको जो है अपनी असेट को परचेज प्राइस पर ही रिकॉर्ड करना है। जब तक आप अपनी असेट को बेचते नहीं हो, तब तक आपकी असेट परचेज प्राइस पर लिखी रहेगी। तो आज अगर आपकी बिल्डिंग का प्राइस आपके अकाउंट्स के अंदर 50 लाख रुपए लिखा हुआ है, तो आज से 10 साल बाद भी बिल्डिंग का प्राइस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 50 लाख रुपए ही लिखा रहेगा। तो इससे हमारा इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट इग्नोर हो गया, परचेजिंग पावर वाला कॉन्सेप्ट इग्नोर हो गया। अभी हम जब हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां पर इसको और डिटेल में समझेंगे। अब ये लिमिटेशन की वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू वर्थ ऑफ अ बिजनेस। अब अगर आप अपनी बिल्डिंग का प्राइस आज से 10 साल बाद भी अपने अकाउंट्स के अंदर 50 लाख की रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसका मतलब साफ है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, वो आपके बिल्डिंग का ट्रू प्राइस यानी जो मार्केट प्राइस है उसको शो नहीं कर रही। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कभी भी ट्रू पिक्चर नहीं दिखा पाता, और यही इसकी लिमिटेशन है। असेट लिस्टेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, हमारी जो असेट होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखी होती है, व्हाट दे वर बॉट फॉर, जिस प्राइस पर हमने असेट परचेस करी होती है उसको बोलते हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो यहाँ पर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर असेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट तो दिखाएगा, लेकिन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मे नॉट रिप्रेजेंट देयर करंट मार्केट प्राइस, लेकिन करंट मार्केट वैल्यू जो है आपके अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। तो समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एक बात और रह गई, बस इसको और देख लो। इट मे बी नोट दैट व्हेन ट्रांजैक्शंस अकर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री वन मे सी मैनी करेंसी। तो देखो, अगर आप इंडिया के अंदर बिजनेस करते हो और इंडिया के अंदर सामान खरीदते बेचते हो, तो उस केस में तो आप रुपीज में ही सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर मान लो आप जो है इंडिया में भी बिजनेस करते हो और इंडिया के बाहर भी बिजनेस करते हो, अगर आपकी ट्रांजेक्शन अक्रॉस द बाउंड्री होती है, आपकी जो कंट्री है उसकी बाउंड्री के बाहर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो उस केस में फिर तो बात आ जाती है बहुत सारी करेंसीज की। इंडिया के बाहर तो रुपीस नहीं चलता, वहां तो और अलग अलग करेंसीज चलती हैं। अगर आप यूएस में सामान बेच रहे हो तो आपको पैसा डॉलर में मिलेगा, अगर आप लंदन में सामान बेच रहे हो तो आपको पैसा पाउंड में मिलेगा। अगर आप अपनी कंट्री के बाहर कोई ट्रांजेक्शन करते हो, सामान खरीदते बेचते हो, तो उस केस में तो आपके सामने बहुत सारी करेंसीज आ जाती हैं। तो फिर यहाँ पर आप इस फॉरेन वाली ट्रांजेक्शन को कौन सी करेंसी में रिकॉर्ड करोगे। तो ये एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज अ बिजनेसमैन सेल गुड्स वर्थ रुपीज 50 लाख एट होम, होम का मतलब है इंडिया। तो यहाँ पर बोला है कि एक बिजनेसमैन है जो कि 50 लाख का सामान जो है इंडिया में बेचता है। तो अगर इंडिया में सामान बेच रहा है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर है रुपीज, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास रुपीज है। लेकिन बात आती है कि अगर सामान इंडिया के बाहर बेचा जाए तो उस केस में क्या होगा। ही ऑल्सो सेल गुड्स वर्थ ऑफ रुपीज 1 लाख यूरो इन द यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर जो है इस बिजनेसमैन ने 1 लाख यूरो का सामान, 1 लाख यूरो के गुड्स यूएस के अंदर भी बेचे हुए हैं। तो यहाँ पर अक्रॉस द बाउंड्री ट्रांजेक्शन हो गई। तो मुझे ये बताओ, इस 1 लाख यूरो को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर किस अमाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, किस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका टोटल सेल्स कितनी है, तो आप कैसे बताओगे। ऐसे तो बोल नहीं सकते कि 50 लाख की मेरी इंडिया में सेल है और 1 लाख यूरो की मेरी यूएस के अंदर सेल है, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते। ये तो कोई तरीका नहीं है बताने का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अपनी इस 1 लाख यूरो को भी रुपीज के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए, कॉमन मॉनेटरी यूनिट चाहिए। तो अब इस केस में हम अपनी इस यूरो वाली ट्रांजेक्शन को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट सपोज यहाँ पर मान रहे हैं कि हम 1 यूरो का प्राइस चल रहा है 71 रुपीज, तो हमने कितने यूरो का सामान बेचा है, 1 लाख यूरो का। 1 यूरो का प्राइस है 71 रुपीज, तो 1 लाख यूरो का मतलब हो गया 71 लाख। तो इस बिजनेसमैन ने 50 लाख का सामान इंडिया में बेचा और प्लस 71 लाख का सामान यूएस में बेचा।
तो टोटल सेल आ गई हमारी 121 लाख। तो ये हमारा सेल प्राइस आ गया रुपीज में। तो क्लियर है, तो ये हो गया हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो हमने अपना एंटिटी कॉन्सेप्ट भी देख लिया और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी देख लिया। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं जरा देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है।